हालातों से हारने वाला मत समझना कि हालातों से हारने वाला मत समझना, आज हवा तेरी है तो कल तूफान मेरा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन किए थे कंडक्ट रूल्स 1966, जिसका कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड करियर ग्रोथ के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिमिलरली आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं DNR रूल्स, यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा एंड वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। Let's begin. Discipline and Appeal Rules 1968, यानी DNAR. So welcome all of you. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड माय डियर फ्रेंड, देखते हैं कि DNR रूल्स के अंतर्गत क्या क्या जो मेन जो पॉइंट्स है जो कि हमें जानना चाहिए, वो कुछ इस तरह से है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/1968, यानी 1 अक्टूबर 1968 से DNAR रूल यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 इफेक्ट में आया। कब? 1 अक्टूबर 1968। नेक्स्ट पॉइंट है कि एप्लीकेबल टू ऑल ग्रुप सी, ग्रुप बी एंड ग्रुप ए ऑफिशियल्स, यानी जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए हो, बी, सी, सभी के लिए पर DNR अप्लाई होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है कि डू नॉट अप्लाई टू RPF एंड कैजुअल लेबर। ये DNAR रूल्स जो है वो RPF एंड कैजुअल लेबर पर अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, DAR एक्शन इज इनिशिएटेड इफ कंडक्ट रूल्स आर वायलेटेड। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला कि कंडक्ट रूल्स जिसका डिस्कशन हम लोग लास्ट सेशन में किए थे, और कंडक्ट रूल्स एंड DNR दोनों दिया और बाती के साथ साथ चलता है। तो कंडक्ट रूल्स का यदि वायलेशन होता है तो वहाँ पर DNR रूल्स एक्टिवेट हो जाता है, यानी कंडक्ट रूल्स को यदि हम वायलेट करते हैं तो फिर DNR रूल्स के अंतर्गत हम लोग को पेनाल्टी भी मिल सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। एंड नेक्स्ट वन इज कि DNR रूल्स कंसिस्ट ऑफ। अब DNA रूल्स के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो इसके अंतर्गत होता है सस्पेंशन यानी निलंबन, पेनाल्टीज यानी दंड, प्रोसीजर टू इम्पोज माइनर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी भी लग सकता है, एंड प्रोसीजर टू इम्पोज मेजर पेनाल्टी, यानी मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी DNR के अंतर्गत आप पर अप्लाई किया जा सकता है। एंड अपील, अपील भी किया जा सकता है DNR के अनुसार। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सस्पेंशन रूल 4, 5, 6 एंड 7। सस्पेंशन मीन्स निलंबन। निलंबन का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो कि हमें जानना चाहिए, दैट इज सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी। सस्पेंशन पेनाल्टी नहीं है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि यदि कोई एम्प्लॉय को सस्पेंशन दिया जाता है तो वो सस्पेंशन पेनाल्टी नहीं माना जाता। सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि एम्प्लॉय कैन बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन व्हेन। कोई भी एम्प्लॉय सस्पेंशन के अंतर्गत कैसे आता है, कैसे उसे सस्पेंशन के अंतर्गत रखा जाता है, उसके कुछ की पॉइंट्स है जो कि इस प्रकार से है। यस, पॉइंट फर्स्ट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग। किसी को सस्पेंशन के अंतर्गत तब रखा जाता है जब डिसिप्लिनरी जो होता है यानी DNR रूल्स विचाराधीन हो या फिर पेंडिंग हो। कंटेम्पलेटेड मीन्स विचाराधीन एंड पेंडिंग हो। इस दो कंडीशन में या कंटेम्पलेटेड बोलिए या फिर पेंडिंग बोलिए, वो था सेम। यानी डिसिप्लिनरी केसेस आपके अगेंस्ट में यदि कंटेम्पलेटेड है या पेंडिंग है, विचाराधीन है, तो फिर आपको सस्पेंशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज प्रिजुडिशियल
टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के सिक्योरिटी की दृष्टि से देखा जाए और वो प्रतिकूल दिखाई पड़े, प्रतिकूल एक्टिविटीज़ हो, प्रीजुडिशियल एक्टिविटीज़ में यदि आप इन्वॉल्व हैं तो फिर आपको सस्पेंशन रूल्स 4, 5, 6 एंड 7 के अंतर्गत रखा जा सकता है। एंड नेक्स्ट है कि पेंडिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, यानी आपके अगेंस्ट में यदि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग पड़ा है तो भी आपको सस्पेंशन रूल 4, 5, 6 एंड 7 के अंतर्गत आपको मिल सकता है सस्पेंशन। बट रिमेंबर इट, सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि DNR के अंतर्गत कि डिम्ड सस्पेंशन। डिम्ड सस्पेंशन मीन्स क्या होता है? तो डिम्ड मीन्स एक्चुअली होता है मान लेना, यानी मान लेना। डिम्ड मीन्स होता है एक्चुअली में मान लेना, यानी डिम्ड सस्पेंशन यानी सस्पेंशन कब माना जाएगा? तो डिटेन बाय द पुलिस इन अ क्रिमिनल केस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, यानी डिटेन बाय द पुलिस, यदि आप पुलिस के द्वारा पुलिस की हिरासत में रखे जाते हैं इन अ क्रिमिनल केस फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, यानी 48 आवर्स से अधिक यदि आप पुलिस के कस्टडी में रहते हैं तो भी आपको सस्पेंशन माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कन्विक्टेड एंड सेंटेंसेड इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स, यानी आप कन्विक्टेड हैं, दोषी ठहराए गए हो, या फिर सेंटेंसेड या आपको दंडित किया गया हो, या आप इम्प्रिजमेंट या आप कैद खाने में हो कितने देर, तो उसका जो टाइमिंग है वो एक्सीडिंग 40 आवर्स। 48 आवर्स यदि आप इम्प्रिजमेंट के अंतर्गत आते हैं तो आप पर डिम्ड सस्पेंशन इम्प्लीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट कि पेनाल्टी ऑफ रिमूवल और डिसमिसल कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस फॉलोड बाय सस्पेंशन, यानी पेनाल्टी ऑफ रिमूवल या डिसमिसल या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस आप कंपलसरी रिटायरमेंट लेते हैं या फिर पेनाल्टी का रिमूवल या डिसमिसल की बात हो तो वो फॉलोड बाय सस्पेंशन इज सेट अवॉइड बाय द एपिलेट अथॉरिटी एंड रिवाइजिंग अथॉरिटी। तो एक कोई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे, एपिलेट अथॉरिटी या रिवाइजिंग अथॉरिटी या कोर्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फॉर डिनोवा प्रोसीडिंग्स, यानी एक नए सिरे से, डिनोवा मीन्स एक्चुअली मीन्स होता है नए सिरे से, डिनोवा मीन्स नए सिरे से प्रोसीडिंग किया जाएगा आपके अगेंस्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कि सस्पेंशन ऑर्डर इज स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1, यानी SF 1 जिसको बोलते हैं। आपने सुना होगा रेलवे के अंतर्गत SF 11, SF 5 मिल गया, तो SF 11 एक्चुअली में SF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सस्पेंशन ऑर्डर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। डिम्ड सस्पेंशन ऑर्डर इन SF नंबर 2, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। डिम्ड सस्पेंशन ऑर्डर आपको दिया जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 में, वेयर एज डिम्ड सस्पेंशन ऑर्डर जो होगा वो SF नंबर 2 के अंतर्गत दिया जाएगा। एंड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन को रद्द करना, रिवोकेशन मीन्स होता है रद्द करना। तो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर इज इन SF नंबर 4, यानी सस्पेंशन के रिवोकेशन की बात होगी तो उसके लिए जो SF जो इशू होगा वो होगा SF नंबर 4, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4। माय डियर फ्रेंड्स, होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो रहा होगा कि एक्चुअली में DNAR है क्या, सस्पेंशन क्या होता है, क्या ये पेनाल्टी का पार्ट है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म जो SF 1, 2, 4 ये सब पढ़ते हैं तो एक्चुअली में ये सब क्या होता है। बस वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए, देखते जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सस्पेंशन शुड नॉट बी मोर देन 90 डेज। सस्पेंशन किसी भी कंडीशन में शुड नॉट बी फॉर मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर शुड बी फॉलोड टू कंटिन्यू सस्पेंशन बियॉन्ड 90 डेज,
यानी 90 डेज के पार यानी 90 डेज के बाद प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर शुड बी फॉलो टू कंटिन्यू सस्पेंशन। तो उस स्थिति में आपको सस्पेंशन कंटिन्यू माना जाएगा कब? बियॉन्ड 90 डेज। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि ड्यूरिंग सस्पेंशन एम्प्लॉय नीड नॉट कम टू ऑफिस एंड साइन इन द अटेंडेंस रजिस्टर। यानी जब आप सस्पेंशन के दौरान हो तो कोई भी एम्प्लॉय को नीड नॉट कम टू ऑफिस एंड साइन इन द अटेंडेंस, यानी ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अटेंडेंस रजिस्टर में साइन की आवश्यकता होती है। ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट कि ही शुड नॉट लीव हेडक्वार्टर विदाउट परमिशन फ्रॉम सस्पेंडिंग अथॉरिटी। यानी जो सस्पेंडिंग अथॉरिटी है, जिनके द्वारा सस्पेंशन मिला है, उनके अप्रूवल, उनके परमिशन के बगैर आप हेडक्वार्टर लीव नहीं कर सकते हैं। ये भी DNAR के अंतर्गत आता है। DNR पर एक और वीडियो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप वहाँ से भी दे सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस DNR बेस्ड क्वेश्चन उसमें दिया गया था। तो आप वहाँ से DNR से कुछ और क्वेश्चन भी आप वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्यूटी पास। जो भी जिन पर DNR रूल्स जिनके अगेंस्ट में है DNAR यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्यूटी पास, वो ड्यूटी पास के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट है कि ही विल बी पेड सब्सिस्टेंस अलाउंस। यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस का मतलब होता है अंशदान के रूप में। यदि आपको कोई अलाउंस मिलता है तो दैट इज इक्वल टू 50% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। यानी बेसिक पे आपका जो भी हो वटेवर प्लस DA का 50% इसी के इक्वल होगा। इससे ज़्यादा आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि इफ सस्पेंशन इज कंटिन्यू बियॉन्ड 90 डेज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। यानी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के बेस पर यदि आपका सस्पेंशन 90 डेज से क्रॉस करता है, उसके बियॉन्ड जाता है, तो सब्सिस्टेंस अलाउंस शैल बी इनहेंस टू 75%। तो वैसे कंडीशन में जो सब्सिस्टेंस अलाउंस होंगे, जो अंशदान जिसको बोल सकते हैं, वो अलाउंस जो होगा वो शैल बी इनहेंस्ड टू 75%। यानी जो आपका 50% प्लस बेसिक पे प्लस DA का जो हो रहा था, तो वो यदि अब 90 डेज के बियॉन्ड आपका सस्पेंशन पार हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में आपको जो सब्सिस्टेंस अलाउंस पे किया जाएगा दैट विल बी enhanced to 75%. Okay, next, if suspension is continued beyond 90 days on employee's account, subsistence allowance shall be reduced to 25%. Very important. कहता यदि सस्पेंशन कंटिन्यू है बियॉन्ड 90 डेज एंड ऑन एम्प्लॉयज अकाउंट, एम्प्लॉयज जिसके लिए जिम्मेदार हो, और उस बेस पर यदि आपका सस्पेंशन बियॉन्ड 90 डेज होता है, तो वैसे कंडीशन में सब्सिस्टेंस अलाउंस शैल बी रिड्यूस टू 25%। तो वैसे कंडीशन में 25% आपका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस होगा वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि एम्प्लॉय शुड सबमिट नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अंडर हिज सिग्नेचर फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस एवरी मंथ। यानी जो भी सब्सिस्टेंस अलाउंस आपको पे किया जाता है, उसके लिए आपको एवरी मंथ आपको एक सर्टिफिकेट, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अंडर हिज सिग्नेचर फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस एवरी मंथ आपको पे कर देना होगा। नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर इज इन SF 7। यानी सस्पेंशन ऑर्डर का जो रिवोकेशन होता है, उसका जो रद्दीकरण होता है, वो होता है SF 7 के अनुसार। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि SF यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से चल रहे हैं कि आखिर में ए क्या है। एंड नेक्स्ट वन जो है वो है कि परमिसेबल डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो भी आपको पे किया जाता है, तो उसमें जो परमिसेबल डिडक्शन है वो कुछ इस प्रकार से, कहाँ से, तो इनकम टैक्स, स्टेशन या स्टोर वर्कशॉप डेबिट्स, क्वार्टर्स रेंट, इलेक्ट्रिक, वाटर एंड कंजर्वेंसी चार्जेस। नेक्स्ट है डाइट चार्जेस इन केस ऑफ
hospitalization, repayment of advances and loans taken from government revenue, recovery of loss caused to government। यानी ऐसे किसी भी कंडीशन में परमिशेबल होगा आपका डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। जो भी आपका ड्यूरिंग सस्पेंशन आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस पे किया जाता है तो उसमें इस प्रकार की कटौती की जा सकती है और ये बिल्कुल परमिशेबल डिडक्शन है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात और नॉलेज तो बढ़ ही रहा है और इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट होते जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि ऑप्शनल डिडक्शन बोथ था परमिशेबल डिडक्शन एंड हेयर इज ऑप्शनल डिडक्शन। ऑप्शनल डिडक्शन क्या है कि LIC प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन ऑफ फी टू रेलवे इंस्टीट्यूट क्लब, नेक्स्ट है रीपेमेंट टू लोन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज और स्टोर्स, रिफंड ऑफ लोन टेकन फ्रॉम SBF यानी स्टाफ बेनिफिट फंड एंड अदर फंड्स। पूछता है कि SBF स्टैंड फॉर, तो दैट इज स्टाफ बेनिफिट फंड SBF। तो ये सब ऑप्शनल डिडक्शन है। डिडक्शन कैन नॉट बी मेड। अब डिडक्शन किस में नहीं हो सकता है तो PF सब्सक्रिप्शन में, कोर्ट अटैचमेंट में, इस दोनों में जो डिडक्शन होगा कैन नॉट बी मेड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स DNAR के अंडर जो अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कुछ इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1 कि लीव इज नॉट परमिशेबल ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान आपको लीव परमिशेबल नहीं होगा। नो रेसिडेंशियल और ड्यूटी कार्ड पास, कोई भी किसी भी तरह के रेसिडेंशियल या फिर ड्यूटी पास आपको इशू नहीं की जाएगी। नो इंक्रीमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान इंक्रीमेंट भी नहीं दिया जाएगा। TADA इज एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग इंक्वायरी। अटेंडिंग इंक्वायरी यानी इंक्वायरी के दिन या इंक्वायरी के टाइम पर जो भी आप इंक्वायरी अटेंड करते हैं तो वैसे कंडीशन में TNDA विल बी एडमिसिबल। ओके, एंड नो ट्रेनिंग ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान आपको ट्रेनिंग भी नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग ड्यूरिंग सस्पेंशन। कैन अटेंड डिपार्टमेंटल सिलेक्शन, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन में अटेंड किया जा सकता है। एंड नो इम्पैनलमेंट ऑफ प्रमोशन टिल DAR केस इज फाइनलाइज्ड, और जब तक DNR केस फाइनलाइज नहीं हो जाता है तो आपका नो इम्पैनलमेंट एंड प्रमोशन, किसी भी प्रकार का प्रमोशन में मनोयन आपका नहीं किया जाएगा। इम्पैनलमेंट मीन्स होता है मनोयन, यानी प्रमोशन में आपका नामाकरण नहीं किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अपने आप होल कैरियर में आप कोशिश कीजिए कि आपके अगेंस्ट में DNR रूल्स ना आए, ना ही आप सस्पेंशन में जाए, बिकॉज ये चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करूं और मीन्स व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज़ नॉट नोन टू मी। ऐसा होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे, तो वैसे किसी भी तरह का जो प्रेजुडिशियल जो मैटर है वो नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है DNAR कि नो डिपुटेशन टू अदर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज, यानी आपको किसी अदर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज में आपका डिपुटेशन भी नहीं हो सकता है यदि आपके अगेंस्ट में DNAR रूल्स है। नेक्स्ट है कि नो वॉलंटरी रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन, यानी आप सस्पेंशन के दौरान VR भी नहीं ले सकते हैं। VR दैट मीन्स वॉलंटरी रिटायरमेंट VR। नो रेजिग्नेशन, आप रेजिग्नेशन के लिए भी एलिजिबल नहीं है। नॉर्मल रिटायरमेंट इज परमिशेबल, यस, नॉर्मल जो आपका रिटायरमेंट है वो परमिशेबल होगा। एंड ओनली 50% ऑफ पास एंड PTOs कैन बी इशूड, यानी आपको जो भी पास आपको इशू किया जाता है विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर तो उसका 50% ही आपको पास और PTO इशू किए जाएंगे। Suspension period is not qualifying service for pension and gratuity unless regularized as level duty, leave duty, sorry not level duty, leave duty, यानी सस्पेंशन के दौरान आपको सर्विस जो लेंथ ऑफ जॉब होता है वो भी काउंट नहीं किया जाएगा और उसका चर्चा ना तो पेंशन में किया जाएगा और ना तो ग्रेचुटी में किया जाता है। तो देख सकते हैं कि DNAR यदि किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में यदि अप्लाई होता है उस पर
तो उसे काफ़ी सारी चीज़ों से उसे वंचित रहना पड़ सकता है, जैसे कि सस्पेंशन पीरियड इज नॉट क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड ग्रेचुटी अनलेस रेगुलाइज्ड एज लीव और ड्यूटी। नेक्स्ट है कि अपील कैन बी प्रीफर्ड अगेंस्ट सस्पेंशन एंड सब्सिस्टेंस अलाउंस, यानी अपील किया जा सकता है किसके अगेंस्ट में, तो सस्पेंशन यदि आपको दिया गया है तो आप उसके अंतर्गत अपील कर सकते हैं। एंड सब्सिस्टेंस अलाउंस में यदि किसी भी तरह का डिडक्शन है जो कि आपको लगता है कि ये एज पर रूल्स नहीं है, तो फिर आप अपील भी कर सकते हैं। ये सब शुरू में जो पॉइंट हम लोग देखे थे DNAR कंसिस्ट मीन्स उसके अंदर क्या क्या रहता है। नेक्स्ट है कि नो नीड टू अटेंड ऑफिस डेली एंड साइन इन मास्टर, ऑफिस आने की डेली आवश्यकता नहीं है, ना ही तो मास्टर में साइन करने की नीड है। बिल कंटिन्यू अंडर सस्पेंशन इवन ऑन रिपोर्टिंग सिक पीरियड इज डेबिटेड टू लीव अकाउंट, आपको सस्पेंशन के दौरान जो सिक पीरियड होगा वो आपको डेबिटेड होगा किस में, लीव अकाउंट से होगा। एंड कैन अटेंड ट्रेड यूनियन मीटिंग्स एज एन ऑफिस बेयरर, यानी आप ऑफिस बेयरर के रूप में ट्रेड यूनियन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कैन पार्टिसिपेट ट्रेड यूनियन इलेक्शन, आप ट्रेड यूनियन का जो इलेक्शन है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसी विल नॉट बी फिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन जो वैकेंसी होगा वो रेगुलर बेसिस पर फिल नहीं किए जाएंगे। नो रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू अदर स्टेशन डिवीजन एंड रेलवे इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन के दौरान आपको किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अदर स्टेशन और डिवीज़न और रेलवे और जोन में नहीं किया जाएगा। तो आप बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए एंड मेक श्योर यदि आपके अगेंस्ट में DNAR है तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ों से वंचित होना पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट है कि कैन अटेंड एज डिफेंस हेल्पर इन अदर DAR इंक्वायरीज, किसी भी दूसरे DAR इंक्वायरीज में आप डिफेंस हेल्पर को अटेंड कर सकते हैं। एंड DNR, DA एंड HRA आर एडमिशेबल, सस्पेंशन के दौरान या DA एंड AR के अंडर आपको DA एंड HRA आर एडमिशेबल, वो एडमिशेबल होगा, बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉट एडमिशेबल, बस सस्पेंशन के दौरान TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉट एडमिशेबल। तो डियर फ्रेंड्स, होप कि आज का आपका वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ और आपके साथ डिस्कशन करें ताकि आपकी जो रणनीति है वो गुड बेटर बेस्ट बन सके टू क्रैक अपेंडिक्स 2A 3A एंड LDC 30%। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।